सरकार ने जो नीट एग्जाम में 27% आरक्षण दिया ओबीसीओ को और आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया, इसका फायदा विद्यार्थियों को मिलेगा या उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने वाला है वो सरकार को मिलेगा? जो नीट में अभी आरक्षण दिया सरकार ने, तो सरकार दो बातें घोषित किया कि हम ओबीसी को 27% दे रहे हैं अखिल भारतीय कोटे में और 10% हम ईडब्ल्यूएस को भी दे रहे हैं, जबकि 10% ईडब्ल्यूएस को पहले से ही दे रहे हैं। तो ये 10% ईडब्ल्यूएस को देने की बात नहीं थी, ये 27% पिछड़े वर्ग के लोगों की देने की बात थी, जिसके लिए ये लड़ाई शुरू हुई थी। क्योंकि जब से नीट लागू हुआ है 11,000 से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। मतलब ओबीसी को 11,000 से ज्यादा सीटों का लॉस हुआ पिछले 2-3 साल में। तो ये तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना कि ये ओबीसी के साथ में नाइंसाफी है। और अभी जब 27-28 मिनिस्टर बनाए गए उत्तर प्रदेश के, तो वो 27-28 मिनिस्टर कब बनाए गए? जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों ने बीजेपी को आईना दिखाया और बीजेपी को सबक सिखाया कि तुम हमारे वोटों से सरकार बना रहे हो और हमारे विरोध में काम कर रहे हो। तो पंचायत चुनाव में जब बीजेपी की दुर्गति हुई, तो उस दुर्गति के बाद में 27-28 मिनिस्टर बीजेपी के लोगों ने फायदा लेने के लिए 22 के चुनाव में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि योगी की दौड़ दिल्ली होती थी, दिल्ली से बीएल संतोष आते थे, कभी योगी जी केशव प्रसाद मौर्य के घर चले जाते थे। तो ये जो अफरा तफरी मची पंचायत चुनाव के बाद में और कोरोना के काल में जो अव्यवस्था सारा रहा हेल्थ सिस्टम का, उसकी जो नाराजगी थी और पिछड़ों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पर योगी सरकार के बनने के बाद हो रहे हैं, उसकी नाराजगी थी। और केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाया था और उनको मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी, फिर उनको बनाया नहीं। तो ये तमाम जो नाराजगी थी, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल का चेहरा दिखाया था, ओम प्रकाश राजभर का चेहरा दिखाया था 2017 के इलेक्शन में, तो वो सारी बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों में आक्रोश था। और वो आक्रोश पंचायत चुनाव में जब पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका मिला, तो पंचायत चुनाव में वो आक्रोश सामने आया। तो इससे जो सरकार है, बीजेपी जो है, वो घबरा गई कि पिछड़े वर्ग के लोगों के दम पर ही हम सरकार बना रहे हैं, तो पिछड़े वर्ग के लोग अगर हाथ से निकलते हैं तो फिर सरकार कैसे बनाएंगे? आउटलुक ने खबर छापी कि संकट टालने के लिए बढ़ाया गया पुनवा। संकट पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर नहीं था, संकट जिनको मंत्री बनाया गया उनके ऊपर नहीं था, संकट सरकार के ऊपर था कि दोबारा जो 22 में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। अगर इसी तरीके की परिस्थिति रही तो उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। और जो धर्मेंद्र प्रधान जो कि खुद ओबीसी हैं, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो जब वो शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने नीट का नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है, वो 27% रिजर्वेशन जो पहले से भी ओबीसी को नहीं मिल रहा था, तो फिर जब एक ओबीसी के व्यक्ति ने, शिक्षा मंत्री ने नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसमें भी ओबीसी का कोटा नहीं दिया गया। इसको लेकर के बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश हो गया। और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो पिछड़े वर्ग के लोग इसको लेकर के जो 27-28 इन लोगों ने मिनिस्टर बनाया और दूसरी तरफ 27% कोटा गायब कर दिया गया, तो पिछड़े वर्ग के अंदर ये बात आई कि तुम हमारे मिनिस्टर तो बना रहे हो, हमारे लोगों का चेहरा दिखाकर हमारा वोट लेना चाहते हो, लेकिन हमारे बच्चों के हक अधिकार से खिलवाड़ कर रहे हो। तो इस बात को ध्यान में रख करके जब ये बातें प्रचारित हुई पिछड़े वर्ग समाज में, तो ये बातें प्रचारित होने की वजह से इसका सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चला रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसके अलावा 3 चरणों में हमने आंदोलन घोषित किया था। 20 तारीख को देश भर में हमने ज्ञापन देने का काम किया, फिर 26 तारीख को पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने का काम किया और 3 अगस्त को रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इस पूरे अभियान को वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का भी खुल करके समर्थन था। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत जो देश में इस बात पर लगी हुई थी कि ओबीसी को 27% जो कोटा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोटे से जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजों में जो सीटें हैं उसमें मिलना चाहिए। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लगा कि जो जिस फायदे के लिए हमने 27-28 मिनिस्टर बनाए,
और जिसका हम बहुत डंका पीट रहे हैं कि हमने इस जाति के बनाए, इस जाति के बनाए, पिछड़े वर्ग के बनाए, जो डंका पीट रहे हैं, ये तो कोटा ना देने की वजह से, ये जो हमने फायदा लेने के लिए बनाया, ये तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है, माइनस में जा रहा है, इससे तो फायदा हो नहीं रहा है। क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि इनको पोजीशन नहीं दी जा रही है, क्यों पोजीशन दी जा रही है, पावर नहीं दी जा रही है। तो ये बात जब पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ में आने लगी तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नौटंकी कराया गया, और नौटंकी कराने के लिए पिछड़े वर्ग के कुछ मंत्रियों को ज्ञापन देने के लिए बुलाया गया कि अगर हम ऐसे ही लागू कर देंगे तो ये लोगों को मैसेज जाएगा कि आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया, इसलिए पहले तुम लोग आ जाओ, मंत्री लोग, हमको ज्ञापन दे दो, और ज्ञापन देने के बाद हम इसको लागू करने की घोषणा करेंगे तो तुम लोगों की इज्जत बच जाएगी, जिससे तुम लोग हमको वोट 22 के चुनाव में करवा सकते हो। तो ये इज्जत बचाने के लिए मंत्रियों की, कि नहीं इनको पावर है, लेकिन मंत्रियों के पास पावर अगर होती तो हम लोग संगठन चला रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और जो मंत्री हैं वो भी ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारे में और जिनको मंत्री बनाया गया उनमें अंतर क्या है? जब शिक्षा मंत्री खुद ही पिछड़े वर्ग का है तो प्रधानमंत्री को पिछड़े वर्ग को अधिकार देने के लिए इंटरफेयर क्यों करना पड़ रहा है? इसका मतलब जिसको मंत्री बनाया गया, जिन लोगों को, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनको गुलाम बनाया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, गुलाम बनाया गया, और उनका चेहरा दिखाकर पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट हासिल करने का मामला है। तो अगर ज्ञापन देने से ये होता है तो हम तो सारे पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को कहेंगे भाई एक बार जाति आधारित गिनती के लिए भी ज्ञापन दे दो, एक बार ओबीसी की संख्या 60% है, 60% रिजर्वेशन के लिए भी ज्ञापन दे दो, एक बार रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए भी ज्ञापन दे दो, एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी को आरक्षण मिले इसके लिए भी ज्ञापन दे दो, एक बार ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले इसके लिए भी ज्ञापन दे दो। अगर ज्ञापन तुम्हारी इतनी ताकत है कि तुम्हारे ज्ञापन देने से लागू हो रहा है तो ज्ञापन दे दो। तो ये बात जनता को भी समझ में आ रही है कि हमारे लोगों को पोजीशन दी जा रही है, पावर नहीं दी जा रही है, पावर हमारे लोगों के पास में नहीं है। तो इसलिए इसका बीजेपी को 2022 के चुनाव में कोई भी फायदा होने वाला नहीं हो, फायदा समझ करके कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात बड़े पैमाने पर समझ में आ रही है कि ये तो रिजर्वेशन को ही खत्म करना चाहते हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश के अंदर देश है ऐसा कुछ बचने नहीं दूंगा, ये तो कसम खा लिया है मोदी जी ने। तो ये कसम खा लिया है, इसलिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, बीएसएनएल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सारे बेच रहे हैं। लखनऊ का एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, अडानी एयरपोर्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब सरकारी बचेगा ही नहीं तो रिजर्वेशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो नौटंकी है भाजपा की, ये सबको समझ में आ गया, इसका कोई बेनिफिट मिलने नहीं जा रहा उनको। मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल नीट के संदर्भ में रिजल्ट दिया था, तो इस निर्णय को जो नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय दिया है, इसे हम तमिलनाडु पैटर्न कह सकते हैं। उसका श्रेय वास्तव में जो वहां के मुख्यमंत्री है, नवनियुक्त मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन जी, उनको दिया जा सकता है। एम के स्टालिन जी ने इसकी लड़ाई लड़ी, इसके लिए हम सभी पिछड़े वर्ग के लोग उनके आभारी हैं। मगर जो ये डिसीजन करना पड़ा नरेंद्र मोदी को, ये उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ा, वरना मद्रास हाई कोर्ट ने तो जाति आधारित गिनती के लिए भी फैसला दिया हुआ है, मगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने लिख के दिया कि हम जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे। तो ये जो फैसला है, ये उत्तर प्रदेश में जो 22 का चुनाव होने जा रहा है, जो 22 की रणनीति है बीजेपी की कि पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा दिखा करके वोट हासिल किया जाए। जब समाज में जिनको वो चेहरा दिखाना चाहते थे वो नंगे होने लगे कि इनको कोई पावर नहीं है, ये केवल अपने फायदे के लिए मंत्री बने हुए हैं, ये समाज का कोई भला नहीं कर सकते, तो इससे डर कर कि पिछड़े वर्ग के लोग वोट नहीं देंगे तो 22 में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती, इससे डर करके नरेंद्र मोदी को ये फैसला करना पड़ा। एम के स्टालिन जी ने बहुत कोशिश किया, बहुत शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ कोशिश किया, इसके लिए उनका सारे देश का पिछड़ा वर्ग आभारी है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रख करके ही नरेंद्र मोदी को यह फैसला लेना पड़ा। जैसा जब निर्णय लिया गया मोदी जी ने, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चले, जो सवर्णों ने ट्रेंड चलाया और उन्होंने कहा कि ये आरक्षण जो सवर्णों के खिलाफ है और बड़े पैमाने पे सवर्ण विरोधी है। क्या वास्तव में सवर्णों विरोधी है? सवर्णों को जब भी पिछड़े वर्ग का अधिकार मिलता है तो उनको अपना विरोध ही लगता है,
उनको अपना विरोध इसलिए लगता है कि हमारे हक पर तो उन्होंने कब्जा किया है। उनको ये लगता है कि इनको तो मुसलमानों से लड़ना चाहिए, ये अपने हक के लिए क्यों लड़ रहे हैं भाई? पिछड़े वर्ग के लोग ये अपने हक के लिए लड़ेंगे तो जो इनके हक पर हमने कब्जा किया है वो ये ले लेंगे। जैसे हमारे 27% को वो लोग ले रहे थे, 11,000 से ज्यादा जो हमारी सीटें थी उस पर उन लोगों ने कब्जा किया अभी तक। तो उनको लगता है कि जो 11,000 से ज्यादा सीटों पर हमने कब्जा किया तो इसमें भी, इस परीक्षा में भी हम कब्जा करते इनकी सीटों पर। अब इनको अगर इनका हक मिल गया तो हम इनकी सीटों पर कब्जा नहीं कर सकते, इसलिए उनको लगता कम हो गया। नहीं तो उनका तो 3.5% है, तो उनको तो 3.5 में संतुष्ट होना चाहिए अगर ईमानदार होते। अगर हमारी 52 है तो हम 52 में संतुष्ट है, शेड्यूल कास्ट की 15 है तो 15 में संतुष्ट है, आदिवासी की 7.5 है तो 7.5 में संतुष्ट है, तो ब्राह्मण 3.5 है तो 3.5 में क्यों संतुष्ट नहीं? उनको 3.5 में संतुष्ट होना चाहिए। अगर वो मेरिट की बात करते हैं तो जो 0 नंबर पाता है नीट में वो डोनेशन दे के कैसे बन जाता है डॉक्टर? वहां मेरिट की जरूरत नहीं है, जहां पैसा देना है वहां मेरिट की जरूरत नहीं है। वो तो सारे के सारे जनरल कास्ट के लोग बन रहे हैं, पैसा दे करके डोनेशन करके बन रहे हैं। वो रिजर्वेशन नहीं है क्या पैसे के आधार? तो ये बहाना है, ये मेरिट का मामला नहीं है, ये बहाना है कि ओबीसी के लोग अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो ओबीसी के लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, समाज आत्मनिर्भर हो जाएगा, समाज अपने समाज के डॉक्टरों के पास जाएगा और हमारे समाज का डॉक्टर हमारे समाज के साथ कुछ ना कुछ तो सहानुभूति रखेगा। हमारी भी हिम्मत होगी अपने समाज के डॉक्टर के पास जाने की। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो हमको छूना नहीं पसंद करते, हमको साथ हमारे साथ बैठना नहीं पसंद करते, हमारे साथ खाना नहीं पसंद करते, हमको अच्छे कपड़े पहनते देखना नहीं पसंद करते, वो हमारे साथ, हम उनके पास जाएंगे तो हमारे समाज की हिम्मत भी नहीं पड़ती उनके पास जाने के लिए। तो ये तो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मामला है। तो पिछड़े वर्ग की जो आबादी है उतना रिप्रेजेंटेशन पिछड़े वर्ग के लोगों को होना चाहिए। और कोरोना काल में पिछड़े वर्ग के लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत किया है, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मेहनत किया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने मेहनत किया। जो अपने को मेरिट वाले कह रहे हैं वो तो भाग गए शटर बंद करके। एक सवाल महत्वपूर्ण है, उसी से रिलेटेड है कि आरक्षण का जो विरोध हो रहा है, सवर्ण कह रहे हैं कि प्रतिभा का सम्मान नहीं होता है, हमारा सम्मान नहीं होगा, तो क्या सही लगता है? हम तो ये कह रहे हैं कि जब 0 नंबर पाने वाला डोनेशन देके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर लेता है तो प्रतिभा का सम्मान होता है? या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हो रहा तो उससे प्रतिभा का सम्मान हो रहा है? उसका तो नहीं विरोध हो रहा है। ईडब्ल्यूएस से जब ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था तो ईडब्ल्यूएस से ओबीसी के बच्चे ज्यादा नंबर पाने के बावजूद भी एमबीबीएस सरकारी कॉलेज नहीं पाए, और जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटे में ओबीसी के बच्चों से कम नंबर पा करके वो गवर्नमेंट कॉलेज लिए एमबीबीएस में। तो इससे प्रतिभा का सम्मान हो रहा था? इससे भी तो प्रतिभा का अपमान हो रहा था। अपने लिए तो प्रतिभा का अपमान नहीं है, दूसरे को अगर अधिकार मिले तो प्रतिभा का अपमान है। पैसा दे करके आप, करोड़ों रुपया दे करके 0 नंबर ला करके आप प्राइवेट कोटे से एमबीबीएस कर रहे हो तो प्रतिभा का अपमान नहीं है। आप ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन ले रहे हो तो प्रतिभा का अपमान नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी को रिजर्वेशन मिले तो प्रतिभा का अपमान है। ये ब्राह्मणों का चरित्र है कि जब जब भी ओबीसी को अधिकार मिला है उन्होंने विरोध किया, चाहे मंडल का मामला रहा हो, चाहे जाति आधारित गिनती का मामला रहा हो या अभी का मामला। वो विरोध ही इसीलिए करते हैं कि वो हमारे अधिकारों पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। उनको लगता है इनको इनका अधिकार मिलेगा तो जितना हमने इनके अधिकार पर कब्जा किया उतना हमको छोड़ना पड़ेगा। तो वो कब्जेदारी नहीं छोड़ना चाहते हमारे अधिकारों की, इसलिए वो विरोध करते हैं। ये प्रतिभा और प्रतिभा का मामला नहीं है। ये जो नीट का आरक्षण बढ़ा हुआ है तो इससे जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो क्या घट जाएगी? जनरल कैटेगरी की सीटें क्यों घट जाएगी? जनरल कोई सवर्ण की सीट थोड़े ही है। जो जनरल सीट है वो कोई सवर्ण सीट है क्या? वो तो मेरिट की सीट है ना। जिसका नंबर बढ़िया होगा, जो मेरिट में जाएगा वो जनरल में क्वालिफाई करेगा। ओबीसी एससी एसटी के लोग भी जनरल में जाएंगे। तो जनरल कोटा कोई ब्राह्मण या सवर्ण कोटा है ऐसा तो है नहीं। तो जनरल में जो मेरिट में जाएंगे वो जनरल में जाएंगे और जो बचेंगे वो रिजर्वेशन के तहत में वो अपने अपने कोटे में लेंगे। और जब ब्राह्मणों ने भी 10% कोटा ले लिया, ब्राह्मण और ऊंची जातियों ने, तो फिर अभी क्या मेरिट की प्रॉब्लम है? अभी तो उनका भी 10% कोटा आ गया ना। अभी जब उनका 10% कोटा आ गया तो उनकी संख्या ही 10% है, तो उनका 10% कोटा आ गया।
तो अभी वो अपने 10% कोटे में है, ओबीसी अपने कोटे में है, शेड्यूल कास्ट अपने कोटे में है, शेड्यूल ट्राइब अपने कोटे में है, और जो जनरल है मतलब जो ओपन है, ओपन में सब लोग फाइट करेंगे। जिसकी मेरिट आएगी वो ओपन में जाएगा, जिसकी मेरिट में कम होगी वो रिजर्व कोटे में जाएगा। तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। उसका थर्ड फेज 3 अगस्त को है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो 3 अगस्त में या आगे भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की क्या रणनीति है? 3 अगस्त को देश भर में हमारा रैली प्रदर्शन है, और उसमें नीट में 27% रिजर्वेशन अखिल भारतीय कोटे का मामला प्रमुख मामला था। तो अभी उसको सरकार ने लागू किया है, ऐसा सरकार ने ऐलान किया। मगर दूसरी बहुत सारी बातें हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश में अलग अलग स्टेटों के अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग पढ़ाई हो रही है, अलग अलग लैंग्वेज है। जब अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, तो सारे की एक परीक्षा आप कैसे ले सकते हो? और अगर आप सारे की एक परीक्षा ले रहे हो तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर जो अलग अलग बोर्ड के छात्र हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमारा मानना है कि नीट को तब तक कम से कम रद्द रखना चाहिए जब तक कि सारे देश का सिलेबस और सारे देश का बोर्ड एक न किया जाए, तब तक नीट को कैंसिल करना चाहिए और अलग अलग स्टेटों के हिसाब से अलग अलग परीक्षाएं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जो अभी कर रहे हैं। दूसरा ओबीसी की गिनती का मामला है कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, ये भी हमारा मुद्दा। इसलिए वो रैली प्रदर्शन नीतीश कुमार जी भी अभी बिहार में जातिगत जनगणना यानी ओबीसी की जातिगत जनगणना के बारे में निर्णय ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी एक सत्ता पक्ष में है, एक विपक्ष में है। दोनों ने 2 बार प्रस्ताव भी पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सुन नहीं रही। महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रस्ताव दिया तो था। सेंटर को बाबा साहब अम्बेडकर जब कानून मंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्टिकल 340 लागू नहीं कर रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। तो बीजेपी के पिछलग्गू क्यों बने हुई है नीतीश कुमार? जब बीजेपी उनके समाज के हित का काम नहीं करना चाहती तो उनका पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आप सरकार चला रहे हो, सरकार चलाओ, आप मुख्यमंत्री हो, तो कम से कम बिहार के अंदर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात से सहमत है कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, तो मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे। मोदी जी का छोड़ दो, मोदी जी को जनता देख लेगी, क्योंकि मोदी जी अपने को पिछड़ा कहते हैं। पिछड़ों के लिए एक कॉलम फार्म में नहीं बढ़ा सकते, तो मोदी जी को अपने को पिछड़ा कहने का अधिकार नहीं है। तो मोदी जी को तो पिछड़े वर्ग के लोग देख लेंगे अभी। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर ये चाहते हैं कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, तो कम से कम बिहार के अंदर उनकी सरकार है, बिहार के अंदर तो जाति आधारित गिनती करें, एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उनके पास संगठन है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, उनके पास संगठन है, तो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं सड़क पे? अगर वो चाहते हैं जाति आधारित गिनती हो तो उसके लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए। वो कर नहीं रहे, और बिहार में उनके पास पावर है, बिहार में जाति आधारित गिनती उनको करना चाहिए बिहार सरकार के पैसे से, और देश में गिनती हो इसके लिए सड़क पे उतर करके आंदोलन करना चाहिए। मगर ऐसा करते हुए वो लोग दिख नहीं रहे हैं, केवल बयान दे रहे हैं। समाज में जो जागृति है तो वो हमारे फेवर में रहे, हमारे विरोध में ओबीसी के लोग न जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए केवल बयान देने का और विधानसभा से प्रस्ताव पास करने का मामला है। लेकिन पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है ना। अगर नहीं सुना जा रहा तो सड़क पर उतरने की जरूरत है, और जहां आप पावर में हो वहां आपको गिनती करना चाहिए। आप स्टेट की पॉलिसी तो बना सकते हैं, तो स्टेट की पॉलिसी बना करके आपको जाति आधारित गिनती करना चाहिए, और गिनती करके जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से उसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए आपको स्टेट के अंदर कम से कम। महाराष्ट्र और ओडिशा, इन दोनों राज्यों में ओबीसी की अलग जनगणना होनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव मंजूर हुआ और वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। तो इसका मतलब वो राज्यों की भी केंद्र सरकार मान नहीं रही। केंद्र सरकार राज्यों की नहीं मान रही है, बात सही है, मगर राज्यों तो अपने राज्य में करवा सकते हैं ना। अगर राज्य अपने राज्य में कराएं, मान लीजिए बिहार कराएगा, महाराष्ट्र कराएगा, उड़ीसा कराएगा, तो 3 बड़े राज्य है ना। अगर ये कराएंगे तो इसका दबाव पूरे देश भर के जो मुख्यमंत्री हैं जिनको पिछड़े वर्ग का वोट चाहिए उनके ऊपर होगा। फिर इसका प्रेशर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी होगा।
तो ये जाति आधारित गिनती की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो प्रस्ताव भेज रहे हैं वो गिनती नहीं करा रहे हैं। तो जो प्रस्ताव भेज रहे हैं वो केवल इसलिए प्रस्ताव भेज रहे हैं ओबीसी के लोग हम तो तुम्हारे साथ हैं, हमने प्रस्ताव भेज दिया मगर मोदी जी सुन नहीं रहे। तो वो केवल समर्थन लेने का मामला है, कुछ करने का मामला नहीं है। तो करना चाहिए, कुछ कर नहीं रहे, ना तो सड़क पे उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, ना वो मुख्यमंत्री है अपने राज्य में गिनती करा रहे हैं। तो कैसे माना जाए आप समर्थन में? कम से कम आप अपने राज्य में गिनती कराओ और केंद्रीय स्तर पे गिनती हो। इसके लिए सड़कों पर जो आपकी पार्टी का संगठन है वो उतरे, लड़ाई लड़े, तो ये माना जाएगा कि आप ईमानदारी से चाहते हो कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो। अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा किस दल से साठगांठ करेगा या समर्थन करेगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नॉन पॉलिटिकल संगठन है, तो हम तो अपने हक अधिकार की लड़ाई सड़कों पर लड़ने के लिए संगठन चला रहे हैं, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। मगर जो पार्टी हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, चाहे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा है, चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC को रिजर्वेशन मिले ये मुद्दा है, जाति आधारित गिनती, रिजर्वेशन, प्रमोशन और एट्रोसिटी एक्ट बने ओबीसी के लिए ये मुद्दा है। ऐसे तमाम मंडल कमीशन की बची हुई सिफारिशें लागू किया जाए, क्रीमी लेयर हटाया जाए, ऐसे जो तमाम मुद्दे की लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ रहा। तो जो भी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी उसको बेनिफिट होगा। हम जो जागरण कर रहे हैं उसका बेनिफिट जो पार्टी हमारे मुद्दे उठाएगी। हमने ओबीसी के लोगों को कहा कि जाति और धर्म के ऊपर वोट देना बंद कर दो। जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो पार्टी हमारे मुद्दे लागू करने की बात करेगी उसी पार्टी को वोट करना है। किसी भी को जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं करना है, क्योंकि जाति और धर्म के नाम पर हमारा दुश्मन हमारा इस्तेमाल